कैन यू हियर मी? हाँ जी अरविंद कुमार जी, हाँ स्टार्ट कीजिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, especially Babita ma'am, for inviting me for this lovely initiative by this KR Girls College. देखिए, आज के समय में जो महिला और बच्चों के खिलाफ जो अपराध बढ़ते आ रहे हैं, जो एक हमारे सामने चुनौती की तरह उभर के आए हैं, तो आज हमें ज़रूरत होगी जो राज्य का एक रोल रहता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जिसको संविधान ने एक जिम्मेदारी दी है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए, जो कि आज हमको विफल होते दिख रहा है। और उसकी जगह हम अपने आप को खुद एक सेल्फ डिपेंड बनाकर और अपने जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें विश्वास रखकर और अपने देश का जो सर्वोच्च कानून है संविधान, जिसमें हमारे संविधान में जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हैं जो नागरिकों को सशक्त बनाते हैं, हम उन अधिकारों के बारे में जानेंगे। जो राज्य और नागरिकों के बीच में एक संबंध रहता है, वो हमें इन मौलिक अधिकारों के मार्फत से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इनको। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि सबसे पहले महिला की जो स्थिति होती है कि एक महिला की तरह कभी पैदा नहीं होती, उसको महिला बना दिया जाता है। अब उसको कैसी महिला बना दिया जाता है वो हमको देखना है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस होते हैं वो मेल फीमेल वाले, उन चीज़ों से हटकर जब हम अपब्रिंगिंग करते हैं, जब बच्चा बचपन से ही उसको बताया जाता है कि आपके लिए खिलौने ये हैं, आपके लिए कपड़े ये हैं, आप इस तरीके से रहन सहन करेंगे, आपके लिए सोशल वैल्यूज़ ये हैं, तो हम एक महिला को एक अलग तरीके से विकसित कर देते हैं। अगर उनको बताएंगे कि आप इमोशनली अगर आप रोएंगे तो आप लड़के रो नहीं सकते, क्योंकि अगर लड़की रोए तो वो एक न्यू नॉर्मल है। तो हमने महिलाओं को जिस तरीके से अपब्रिंगिंग की है, जो सोशल अपब्रिंगिंग की है, जिसके बाद आज महिलाओं की ये स्थिति है कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें निर्भर होना पड़ रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए उनको मार्शल आर्ट सीखना पड़ रहा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। हमें यह भी जानना होगा कि जो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बना हुआ है, एक जो महिला अपनी तरीके से कभी नहीं रह पाती, जो मानव का जो दृष्टिकोण है, जिस हिसाब से समाज उसको देखना चाहता है, उसको अपने आप को उसी तरीके से ढालना पड़ता है। तो हमको ज़रूरत होगी कि महिला इंडिपेंडेंट तरीके से अपने आप को, अपने हक को जाने, अपनी पहचान को समझे कि आखिर अपनी जो आइडेंटिटी है उसके साथ वो जिए। क्योंकि सही मायने में हमारा संविधान हमको एक जो आर्टिकल 21 के तहत बताता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हमको डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है। तो और जैसा कि संविधान से पूर्व जो महिलाओं की स्थिति थी, संविधान से पूर्व जो महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी, और जो भारत जैसे देश में जो पितृत्मक समाज हमारा है, जहाँ पर मेल फैमिली का और सोसाइटी का हेड होता है, और महिलाओं का जिस तरीके से घर के अंदर और घर के बाहर जो उनको एक सोशल रेस्पॉन्स मिलता है, जिसमें हमेशा उनको एक डिपेंडेंट की तरह देखा जाता है, एक लायबिलिटी की तरह देखा जाता है, उनको कभी भी उनकी जो खुद की एक आइडेंटिटी कभी नहीं दी गई। कई बार प्रयास किया गया, महिलाओं को शिक्षा से भी वंचित किया गया। जब शिक्षा से उनको वंचित किया गया, जब भी कार्यक्रम किए गए कि उनको शिक्षा में लाया जाए, उनके लिए शिक्षा शुरू की जाए, जैसे कि सावित्रीबाई फुले ने जब शिक्षा के लिए शुरुआत की थी, तो उसी समाज ने उन पर भ्रष्टा वगैरह फेंकते थे जब वो स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए। बड़ी मुश्किलें नहीं थी। इन मुश्किलों के बाद जो आज महिलाओं को अधिकार मिले हैं, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब पहली बार हिंदू कोड बिल को प्रेजेंट किया था, जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए पहला कदम था, तो उसका भी संविधान सभा में विरोध किया गया। उस विरोध के बाद भी जैसे कुछ समय बाद वो कानून पारित हुआ, जैसे कि संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिया गया, जो कि कभी नहीं दिया गया था, और संपत्ति के बाद उनको डाइवोर्स का भी अधिकार दिया गया, इनहेरिटेंस के जो अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद भी आज की स्थिति ये है कि महिलाओं को इतना अधिकार बनाने के बाद भी उसका क्रियान्वयन नहीं होता है।
अधिकार हैं, कानून है हमारे पास, कई कानून है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन उस कानून का क्या औचित्य है जब उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं है। जैसे कि महिलाओं के लिए अभी हमने देखा था कुछ समय पहले आईपीसी की धारा 497 में जो एडल्ट्री का जो अपराध था, जहां पर महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, उसकी सहमति असहमति कुछ मायने नहीं रखती है। जहां पर एक पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना सकता है, लेकिन महिला को वो, मैम डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है थोड़ा, तो उनको वो अधिकार नहीं दिया, उसको ऐसे ही बात जो चाइल्ड मैरिज जैसे चीज़ें होती हैं, चाइल्ड मैरिज के बाद जो हम अभी अपने आईपीसी की जो धारा 497 के बारे में बताया था, आईपीसी की धारा जो 498A है, जिसमें अगर किसी महिला के खिलाफ किसी तरीके की क्रूअल्टी की जाती है, आप यहाँ पर उनकी स्थिति, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जो आईपीसी की धारा 498A में हम जब पढ़ते हैं कि महिला जो शादीशुदा महिला होती हैं, उनके खिलाफ जब क्रूअल्टी की जाती है उनके इन लॉज के घरों में, तो वो बड़ी बेबस होती हैं। एक तो सोशल स्टिग्मा अटैच रहता है कि अगर वो कहीं पुलिस स्टेशन भी जाती हैं तो उनकी कंप्लेंट तक लॉन्च नहीं की जाती, क्योंकि जिस परिवार के खिलाफ कर रही हैं वो तो उनके साथ रहेगा नहीं, और उनके माता पिता भी साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में महिला की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय हो जाती है। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, हम अपने संविधान के जो मौलिक अधिकार में जो उसको संरक्षण प्राप्त है, वो संरक्षण हमें उस संविधान से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद, क्योंकि जब उनका परिवार भी उनको छोड़ देता है, समाज भी उनको छोड़ देता है, तब उनके लिए जो सर्वोच्च कानून है वो काम आता है, वो उनके साथ हमेशा साथ रहता है। तो इसलिए हमको जानना होगा कि संविधान में क्या अधिकार दिए हुए हैं उनके लिए। हमारे संविधान के भाग 3 जहाँ पे हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला कि समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार क्या है? समानता का मतलब होता है कि उनको सभी के समान व्यवहार मिले। अगर किसी भी आधार पे उनको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ना रेस के आधार पे, ना रिलीजन के आधार पे, ना कास्ट के आधार पे, ना सेक्स के आधार पे, ना कि बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर। जो हमारी भारतीय समाज में जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखा है सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर, जो उन्होंने शिक्षा से उनको वंचित रखा जाता है। आप सरकारी सेवा में उनका रिप्रेजेंटेशन देखिए कितना है। जो एक बिल पास किया गया था कि महिलाओं को भी आरक्षण मिले, उनका भी भागीदारी रहे कानून बनाने वाली संस्थाओं में, उस विधेयक को भी आज तक पास नहीं किया गया। हालांकि कई प्रयास किए गए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि उनकी भी सहभागिता एक लोकल लेवल गवर्नमेंट में हो, कि जो डेमोक्रेटिक जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है वहाँ पर उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन आज असलियत क्या है इसकी कि उनके बेहाव पर उनके पति या और कोई व्यक्ति शासन करते हैं, या फिर जो डेमोक्रेटिक सेटअप बना हुआ है वो रूल करते हैं। तो कानून है हमारे पास काफ़ी, लेकिन जब तक उन कानूनों का क्रियान्वयन नहीं होगा और उस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि जो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है उससे पहले कल्चर डेवलप करना पड़ता है, ताकि जो हमारे पास कानून है महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो उनको सही मायने में मिले। फिर अनुच्छेद 15 में हमें बताया कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आप कहीं पर भी जाएं, किसी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। फिर हमारा आर्टिकल 16 में दिया है कि हमें अफसरों की समानता है। अगर अफसर किस तरीके के अफसर, नौकरियों के लिए अफसर, किसी भी स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आपको अफसर मिलता है। फिर अनुच्छेद 17 में हमको अनटचेबिलिटी के खिलाफ में अधिकार मिलता है कि हमें किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी नहीं होगी। और आपको पता होगा कि जितने भी अधिकार हैं हमारे, वो जो हमको सशक्त बनाते हैं वो हमको राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। कि सभी की परिभाषा इस तरीके से है कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, राज्य किसी को प्रतिबंधित नहीं करेगा। जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, जो जायज प्रतिबंध है, सिर्फ राज्य उनको इम्पोज कर सकता है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो नागरिकों को सशक्त बनाते हैं। जब नागरिक अपने फंडामेंटल राइट को नहीं समझते हैं
जब स्टेट डोमिनेट करने लगता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता जब होती है जब लोग कमजोर पड़ने लग जाए और तंत्र मजबूत होने लगे। और लोग कमजोर होने लगते हैं जब वो अपने अधिकारों को जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि उनके क्या अधिकार हैं। जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जो हमारे अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो महिलाओं के साथ ट्रैफिकिंग की जाती है, बच्चों के साथ ट्रैफिकिंग की जाती है, उनको गलत व्यवसाय में डाल दिया जाता है। धार्मिक जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, जिस धर्म में, जिस विश्वास में हम अपनी आस्था रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फिर जो माइनॉरिटी के जो अधिकार हमको दिए हुए हैं, और उन सभी के बाद जो मुख्य अधिकार है हमारा, ये सभी अधिकार हैं, लेकिन अगर इनका पालन नहीं किया जाए तब हमारे पास क्या अधिकार है। तो वो छठवां जो हमारा अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि संविधान का हृदय और आत्मा की तरह है, क्योंकि इसी अधिकार के द्वारा सभी अधिकारों का पालन किया जाता है। कि अगर किसी अधिकार को नहीं माना गया तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाके अपनी रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उनका अनुपालन कराएंगे। अगर नहीं जा सकते तो अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान का हाई कोर्ट को ये शक्ति देते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो उनका वो अनुपालन कराएंगे। क्योंकि एक लैटिन मैक्सिम है, उबी जस्ट इवी रेमेडियम, जहाँ पर कोई अधिकार है वहाँ पर उसकी रेमेडी भी होनी चाहिए। अगर आपको अधिकार दे दिए गए हैं, उनका कोई उपचार नहीं है, तो क्या मतलब के होते हैं वो अधिकार। महिलाओं के खिलाफ जो जो शोषण होता है, जहाँ पर वो काम करने के लिए जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस भी संस्थान में वो काम करते हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उनका शोषण होता है। तो उसके लिए भी एक एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो कि 2013 में आया था। उसमें ये प्रोविज़न है कि अगर किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी अगर शोषण होता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सी बॉक्स में अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है, जो कि काफ़ी गोपनीय रहेगी, क्योंकि कानून में महिला की गोपनीयता को भी रखा गया है। क्योंकि आईपीसी की धारा 228A में बताया गया है, अगर कोई भी महिला जिसके खिलाफ या जो एक केस में इन्वॉल्व है, उसकी आइडेंटिटी को, उसकी शनाख्त को उजागर नहीं किया जाएगा उसकी मर्जी के विरुद्ध, क्योंकि उसकी गोपनीयता भी एक उसका फंडामेंटल राइट है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले ही निर्धारित किया था। तो संविधान ने हर तरीके से हमको मजबूत किया है। कई तरीके के हेल्पलाइन नंबर हमको दिए गए हैं, जैसे कि 112 पे हम डायल कर सकते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थिति में महसूस करें कि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आपको सबसे पहले आपको शांत नहीं रहना है कहीं भी। आपको अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है, और जो भी आपके लिए जो फर्स्ट लाइन का डिफेंस होता है, जो आप फर्स्ट लाइन का डिफेंस कर सकते हैं, वो हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड की गई हैं। लाइक 112 पे कर सकते हैं। अगर आपके किसी अलग तरीके, कभी कभी क्या होता है कि जो हम अपराधों के बारे में जो हमको डेटा मिलता है एनसीआरबी से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसके आधार पे हम ये बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध हुए हैं। असल में चीज़ें ये रहती हैं कि वो अपराध तो वो हैं जो रजिस्टर्ड किए गए हैं। कई अपराध तो इस प्रकार के होते हैं जिनको रजिस्टर्ड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ऑफेंडर होता है वो व्यक्ति हमारा परिचित होता है, हमारा रिश्तेदार होता है, या फिर अपनी जो सोशल स्टिग्मा की वजह से हम उसको नहीं कर पाते हैं। हम अपराधों को ख़त्म तो करना चाहते हैं, लेकिन अपराधों को किस तरीके से ख़त्म करें। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं, लीगल सॉल्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस बने पड़े, ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सॉल्यूशंस हैं, लंबे समय तक यही एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ये कर सकते हैं कि जो अभी फ़िलहाल कर रहे हैं चीज़ों को, ये एक शॉर्ट टर्म पे रहेंगे। अल्टीमेटली हमको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, जो हमारे लेजिस्लेटर हैं, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं और कानून को लागू करने की जो संस्थान हैं, उन सभी को हमें उनकी जिम्मेदारी उनको बतानी पड़ेगी। हमको सबसे पहले एक ये भी जानना पड़ेगा आखिर अपराध होते क्यों हैं। अपराध का हम निवारण तो कर लेंगे, क्या अपराध की जो उत्पत्ति जिस वजह से होती है, क्या उसको नहीं हम चेक करेंगे। हमारी सामाजिक जो पृष्ठभूमि है वो किस तरीके की है, जो इस तरीके के अपराधों को आगे बढ़ाती है। आज़ादी के इतने साल बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, आज 2020 है, आज भी अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और नए नए तरीके के अपराध होते हैं।
तो जैसे कि ऑनलाइन जो अपराध हो रहे हैं, जो ऑनलाइन जिसको आईटी एक्ट द्वारा गाइड किया जाता है, अगर किसी भी महिला को अगर धमकी दी जाती है कि उनके फोटो वायरल करने के लिए या उनसे संबंधित किसी भी चीज़ को वायरल करने के लिए, तो उसके लिए साइबर क्राइम की ऑनलाइन एक वेबसाइट है जहां पर वो अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे पहले हम जो अपराधों की जो उत्पत्ति जहाँ से होती है, देखिए अपराध कहाँ से होते हैं? अपराध व्यक्ति करते हैं, और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति का बड़ा रूप समाज है, और समाज का बड़ा रूप एक राज्य होता है। और व्यक्ति जब पैदा होता है तो बिल्कुल जॉन लॉक बताते हैं, महान विचारक, कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो वो एक खाली स्लेट की तरह होता है। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक रहता है, वो कुछ नहीं जानता अपने बारे में। उसका नाम क्या है, उसकी लिंग क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो किस भाषा बोलेगा, हर कुछ भी चीज़ नहीं जानता। उसका जो सामाजिकरण होता है, जब व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, जो कि प्रथम सामाजिकरण की जो प्रक्रिया उसके घर से प्रारंभ होती है, जहां पर उसके माँ बाप उसको समझाते हैं, उसको एक समाज में बैठने के लिए जो सभ्य नागरिक बनाते हैं, जो उसको समाज के बारे में सिखाते हैं, उन्होंने उनको सामाजिकरण की पहली प्रक्रिया में बताया कि ये चीज़ें हैं समाज को जानने के लिए। फिर वो अपने पड़ोसियों से सीखता है, फिर रिश्तेदार से सीखता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो शिक्षण संस्थान जाता है। आखिर जब अब आप ये समझिए, जब व्यक्ति का सामाजिकरण हो रहा है और सामाजिकरण की प्रक्रिया जो उसकी घर से, परिवार वाले लोगों से, रिश्तेदारों से, उसके पड़ोसियों से, स्कूलों में हो रही है, फिर इसके बावजूद भी वो क्रिमिनल क्यों बन जाता है? अपराधी क्यों बन जाता है? क्यों इतने अपराध होते हैं? फिर अपराध, व्यक्ति तो अपराधी पैदा नहीं होता। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आप पाप से घृणा करें, आप पाप से घृणा करें, आप पापी से घृणा नहीं करें। क्योंकि पाप किस वजह से हो रहा है? व्यक्ति, देखो, जब अपराध, हम कहते हैं कि अपराध क्या है, जब किसी ने बैड इंटेंशन के साथ, दुराशय के साथ कोई भी कारित किया है, तब कहते हैं कि यह अपराध है। जब किसी भी व्यक्ति ने गलत आशय के साथ कोई भी कार्य किया है, तब कहते हैं कि यह अपराध है। आखिर ये गंदा आशय आता कहाँ से है? क्या वजह है इस आशय को आने के लिए? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं? जब कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वो कैलकुलेशन करता है दिमाग में कि अगर मैं ये क्राइम करता हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जो क्रिमिनल जो ट्रायल होती है उसमें बहुत लंबा समय मुझे बेल मिल जाएगी, मैं अच्छे घर से हूँ तो मुझे बेल वगैरह मिलके मेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा मैटर। तो ये कुछ नहीं है, ये तो फिर, और नहीं पकड़ा तो मैं तो पूरा वही करूँगा जो मुझे करना है। तो ये जो कैलकुलेशन व्यक्ति करता है, जिसके आधार पर वो राज्य को अंडरमाइन कर देता है कि राज्य तो इतना सक्षम नहीं है कि अगर मैं अपराध करता हूं तो मुझे आज ही दंडित कर दे। राज्य की विफलता है कि व्यक्ति को ये जो कैलकुलेशन करता है, फिर वो सोचता है कि अपराध करना ज़्यादा अच्छा है, और जो इसका जो दंड दिया जाएगा वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, वहाँ से तो मैं बच जाऊँगा, कभी नहीं हुआ तो अपील कर दूंगा, अपील नहीं हुआ तो हायर कोर्ट में अपील कर दूंगा, और जगह मर्सी पिटीशन हो जाएगी। जो कि अभी जो निर्भया वाले केस में जो आपने सुना था, 2012 का जो केस था, जिसका निर्णय होते होते 2020 हो गया। कौन रुकेगा इतने दिन, बताओ? कानूनी जो प्रक्रिया जितनी लंबी है, जिसके बाद जो पीड़ित है और पीड़ित के परिवारजन है, जिनके साथ जो मेंटल अगोनी होती है, वो नहीं सहन कर पाते हैं इतना। देखो, जस्टिस जो डिले कर दिया जाता है वो जस्टिस डिनाइड कहते हैं, जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। जो न्याय को बहुत लंबे समय के बाद दिया जाए तो उस न्याय का औचित्य क्या रहा? तो व्यक्ति की जो जेनेसिस है, जो अपराध करने की सोच आती है, वो सोच हमारे परिवार समाज से ही शुरू होती है। तो हमें सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो व्यक्तिगत तरीके से करना पड़ेगा कि हम अपराधों को कम करने के लिए अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। उसके लिए जो संविधान का भाग 4A है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं कि हमारे क्या मौलिक कर्तव्य हैं। हमारे अधिकार हैं, अधिकारों की बात सभी लोग करते हैं कि ये हमारे अधिकार हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात कौन करता है? कि आपके कर्तव्य ये बनते हैं आपके। अगर मेरा कोई अधिकार है तो आपका कर्तव्य है। कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना अधिकार के कर्तव्य कुछ नहीं, और बिना कर्तव्य के कुछ अधिकार कुछ नहीं। तो इसीलिए हमें अपने मौलिक कर्तव्य भी जानने पड़ेंगे और मौलिक अधिकार भी जानने पड़ेंगे। आज हमारे पास लॉज हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, जो शादीशुदा महिला होती हैं, जो उसमें घरेलू हिंसा होती है, उनके लिए कानून हमारे पास उनके लिए भी है।
पॉक्सो भी कानून है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, लेकिन क्या बच्चों के खिलाफ में जो विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं क्या रोक पा रहे हैं? वो ये अपराध नहीं रोक पाएंगे इस तरीके से जब तक एक हम स्ट्रांग मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर लेते, जब तक हमारी जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं। अरविंद कुमार जी 2 मिनट। जी बेटा ये मयूरी लड़की जो है, मैं बार बार आपको म्यूट करे जा रही हूँ और आप बार बार अपने आप को अनम्यूट करो, इतना डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है बेटा, आपकी वजह से दूसरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। मयूरी लड़की प्लीज डोंट से सॉरी, बार बार मैं आपको जब म्यूट कर रही हूँ तो आप प्लीज अनम्यूट मत करें, ठीक है? बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज अपना रखें, म्यूट रखें अपना, यहाँ डिस्टरबेंस ना हो। कृष्णा बेटा आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी अरविंद जी चलिए स्टार्ट। जैसा कि हमारे संविधान में और एक प्रावधान है कि पहले ये था कि अगर एक महिला कहीं पर काम कर रही है और वही काम एक पुरुष कर रहा है तो उसको पैसा, पुरुष को पैसा अधिक मिलता है और महिलाओं को पैसा कम मिलता है। ये इस तरीके का भी भेदभाव हमारे समाज में होता है। और दूसरा, जो काम करने की जो स्थिति होती है किसी भी मिल कारखानों में जो काम करते हैं, जो लेबर लॉज के बनने से पूर्व जो स्थिति थी उसमें उनके लिए कई घंटे काम कराया जाता था, उनका शोषण भी होता था। आज कानून हमारे पास संविधान में उन सब चीज़ों के लिए भी है, अलग से विशेष कानून भी है, लेकिन जब तक हम एक इस तरीके का सेटअप नहीं बना लेते, जब तक हम अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को नहीं समझ लेते कि हमारी नागरिक जिम्मेदारी क्या है, एक व्यक्ति होने के नाते, एक राज्य का एक सदस्य होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से करते हैं। महिलाओं का जो पहला सशक्तिकरण जो शुरू होता है वो शिक्षा से शुरू होता है। शिक्षा सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो सशक्तिकरण है वो शिक्षा से है, क्योंकि आपके सारे अधिकार आपको कम मिलेंगे जब आप शिक्षित ही नहीं है। कौन बताएगा कि आपके अधिकार क्या हैं? कौन बताएगा कि आपके अधिकार क्या है? तो इसलिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि शिक्षा से ही आप अधिकार जान पाएंगे। तो शिक्षित बनना सबसे पहली कंडीशन है आपके लिए, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने आत्म को जानने लगता है, आत्मनिरीक्षण करने लगता है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं इन सब चीज़ों के लिए। जब अमेरिका में जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी, तो वहाँ पर काला और गोरा वाला जो भेद था, वहाँ पर एक महिला थी रोज़ा पार्क, वो एक बस में जा रही थी। एक बहुत शॉर्ट स्टोरी है 1 मिनट का, कि वो बस में जा रही थी तो एक गोरे व्यक्ति ने कहा था कि ये आप सीट से उठिए, ये जो सीट है ये गोरे लोगों के लिए, काले लोगों के लिए नहीं है। रोज़ा पार्क्स ने सीट नहीं दी। वो अश्वेत महिला थी, काली महिला थी, उन्होंने कहा मैं सीट नहीं दूंगी, ये मैं भी एक दर्जे की नागरिक हूँ, मैं सीट नहीं छोड़ूंगी यहाँ से। तो उन्होंने सीट नहीं दी उनको, और वहाँ से उस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई। देखिए, आप रोज़ा पार्क्स बनिए, आप सहन मत करिए कोई भी चीज़ के लिए। आप सहन करेंगे वो अपराध करेंगे, आप सहन करेंगे उनको एक मजबूती मिलेगी कि ये लोग बोलेंगे नहीं, तो हमको प्रॉपर एक इम्यूनिटी मिली हुई है, क्योंकि आपका शांत रहना ही उनको स्ट्रॉन्ग करता है। जिस भी दिन आप ठान लेंगे इन सब तरीके से कि हमारे जो कानूनी प्रावधान है, आपके साथ आपके परिवार वाले भी नहीं रहेंगे तभी भी कानून आपके साथ है। आपके पास पैसा नहीं है, उसके लिए भी लॉ में प्रोविजन है। अगर किसी व्यक्ति के पास गरीब है, किसी कंडीशन वो नहीं कर सकते, उसके लिए भी लीगल प्रोविजन है। आपको हर तरीके की प्रोटेक्शन मिलती है। आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो प्राइवेसी है, उसको भी मेंटेन रखा जाता है। आपको हर तरीके से जो लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, तो उन सभी कानूनों में आपको सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी कानून बनाए गए हैं वो महिलाओं की तरफ से किए, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए किए हैं। अब एक समय ऐसा होगा कि पुरुषों को भी सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाएगा। देखिए, हमारे साहित्यों में महिलाओं को भी एक अच्छी स्थिति नहीं दी थी। जब रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ढोल पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़न की अधिकारी। तो महिला की जो किस तरीके से कंपेरिजन किया गया है, यहाँ पर महिला को किस तरीके से कंपेरिजन किया गया वो इस चीज़ से स्पष्ट है, जो कि हमारे अच्छे साहित्यों में आते हैं। तो महिला को सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो पहली चीज़ उसको पढ़नी चाहिए वो संविधान से शुरुआत करे। आप किसी भी विषय पाठ्यक्रम से पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता, लेकिन आपको संविधान को जानना पड़ेगा। ये सर्वोच्च कानून है, आपका बचाव यही करेगा। क्योंकि जितने भी मैटर होते हैं, कभी कभी महिलाओं को एक सोशल स्टिग्मा अटैच रहता है। अगर हम ये करने लगे, हमारा शोषण हुआ है या हम पे कुछ किसी भी तरीके से कोई टॉर्चर कर रहा है, अगर हम करेंगे तो परिवार वाले तो हमारा साथ छोड़ देंगे,
वो हमारी पढ़ाई को रुकवा देंगे कि आप बाहर मत जाइए, तब ये चीज़ें हो रही हैं। आपके माता पिता की जो जिम्मेदारी है, एक पेरेंटिंग जो है, उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी कि आपको जागरूक करें उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने अधिकार नहीं जानेगा तो वो उसके अधिकार की मांग कैसे करेगा। ये तो नागरिकों के एक क्लेम्स है ना, वो स्टेट के प्रति हैं, स्टेट से मांगते हैं वो किस तरीके के क्लेम है। और नागरिक जो अपने अधिकारों को भूल जाता है तो उसका कोई समाधान नहीं होता। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने अधिकारों को जानो, कानून को जानो कि कानून क्या है। आप जो आजकल जो चीज़ें कर रहे हैं, जिस चीज़ों में आप अपना समय दे रहे हैं, उन चीज़ों को आप एक बार इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि जो हम लोग कर रहे हैं क्या इसका परिणाम होगा। अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी व्यवसाय में अगर जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपको चुनौती मिलेंगी। तो चुनौतियों से सामना करने के लिए अपने आप को जो सशक्त बनाना है, वो अपने अधिकारों को जानकर ही होगा। ठीक है, अब आप अपने कोई भी डाउट्स हैं कानून के संबंध में, आप जो जानना चाहते हैं संविधान के संबंध में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बच्चे किसी की कोई क्वेरीज हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो एडवोकेट अरविंद कुमार से पूछ सकते हैं। अरविंद कुमार जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में जानकारी दी, बच्चियों को बताया कि किस तरह से हेल्पलाइन नंबर है, जैसे 112 हेल्पलाइन नंबर है, 1090 ये करके बहुत सारे नंबर्स हैं, उनसे आप अपने किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, अपराध आज कैसे बढ़ रहे हैं, अपराध का खाली ऑफलाइन ही ऑनलाइन कैसे बढ़ रहे हैं, ये आप दिन प्रतिदिन देख ही रहे होंगे। किस तरह से ब्लैंक कॉल्स आपके पास आती हैं, आपके बैंक अकाउंट्स के नंबर वगैरह मांग लिए जाते हैं और आप डिटेल दे देते हैं और उससे आपका अकाउंट क्या एकदम खाली हो जाता है। तो ये बहुत सारे अपराध हैं जो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम साइबर क्राइम ही बोलते हैं। ठीक है, तो अरविंद कुमार जी ने बताया कि घरेलू हिंसा क्या है और लेबर लॉ के बारे में बताया कि जो विमेन है, एक महिला है, वो भी उतना ही काम करती है जितना पुरुष करता है, परंतु जो उसको मजदूरी दी जाती है उसको कम दी जाती है और पुरुष को ज्यादा दी जाती है। तो ये क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये शोषण ही तो है महिला का। ठीक है, तो उसके बाद जब लेबर लॉ आया तो उसमें बताया गया कि नहीं, इनको बराबर का ही हक मिलना चाहिए। फिर उसके बाद बताया कि सशक्तिकरण कहाँ से शुरू होएगा? शिक्षा से शुरू होएगा। तो जब तक हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं जब तक बेटा वो शिक्षित नहीं होएंगी, तब तक क्या है, हम अपने आप को सशक्त नहीं समझ सकते। ठीक है, तो अपने आप अपने एक छोटा सा वो नियम बनाए बेटा कि हमारे आसपास, चाहे वो हमारे घरों में काम करने वाली कोई बच्ची हो, कोई बुजुर्ग, कोई महिला हो, चाहे पास पड़ोस में रहने वाली हो, कोई झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली हो, तो एक प्रण लो कि हम उनके एक परिवार में से किसी एक सदस्य को पढ़ना लिखना सिखाएं। ये आप अपने अंदर पैदा करो कि नहीं, हमें किसी की हेल्प करनी है। हेल्प बेटा कोई जरूरी नहीं है पैसे से हो, कपड़े से हो, किसी और चीज से हो। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो मतलब ये कहूंगी मैं, अगर शिक्षा से आप उसको शिक्षित करते हो बेटा, सबसे बड़ी वो है आपकी सेवा। तो एक छोटा सा प्रण लो बेटा कि हम किसी भी, अगर किसी भी परिवार के किसी एक सदस्य को, खासकर एक लड़की को, एक बालिका को, एक महिला को अगर पढ़ा पाए बेटा, तो आगे आने वाली कई फैमिलीज को वो शिक्षित कर सकती है और तभी हम सशक्त हो सकते हैं। तो ये हमारा जो मेन अभियान चल रहा है बेटा, ये मिशन नारी शक्ति। तो नारी शक्ति का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जितनी शक्ति है, हमें उन्हें जगाना है। ठीक है बेटा, तो हम क्या नाम, मैम अरविंद कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने कीमती समय में से हमारे बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए थोड़ा समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी सेवाएं आपसे हो सकता है हम भविष्य में लेते रहेंगे। सरकार चैनल भी है मेरे ख्याल से, उसके भी यूट्यूब चैनल है, बेसिक लर्निंग मैंने आज हल्का से थोड़ा सा देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से आप, मतलब उसमें ये आपके लॉ से रिलेटेड बड़ी सारी चीजें थी। तो आप कुछ सीखना चाहते हैं लॉ से संबंधित कुछ, तो आप उनका चैनल भी देख सकते हैं।